तो हम लोग का ट्रेन आ पहुँचा है कहाँ कहाँ, तो तय था जंक्शन पर। ठीक, तो पिछला स्टेशन कौन सा था? भाग 28। उसमें सवाल पूछे, भाग 28 में क्या हुआ था बताओ? जालपा और कौन थी? रतन। जालपा और रतन, हाँ ये दोनों थी। कौन ज़्यादा उदास था? ज़्यादा उदास कौन था? रतन उदास थी। काहे थी उदास? तुम्हारा ध्यान रहता है, पता रहेगा। अच्छा बताओ काहे थी? अच्छा बताओ बताओ। वकील साहब को बीमारी हो गया था, ठीक है, नहीं हो रहा था। अच्छा, तो अब आते हैं कहाँ, तो तय था जंक्शन में। इस जंक्शन का निर्माण किसने करवाया? दुष्यंत कुमार। ठीक, इस जंक्शन को किसने बनाया? दुष्यंत कुमार। तो पहले आदमिया के बारे में जानते हैं, फिर जगह के बारे में जानेंगे। दुष्यंत कुमार किताब में देखो, हर दौर में हर देश में अनेक ऐसे महान कवि और कवित्री हुए हैं जिन्होंने मानव को सदैव सद्मार्ग दिखाया है। समार्ग दिखाया माने अच्छा मार्ग दिखाया है। हर समय एक ऐसा इंसान रहा है जिन दुनिया में कि सभी इंसान को अच्छा रास्ता दिखाया है। ठीक, उन्हीं कवियों में से एक है भारतीय कवि दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार का जन्म 1 सितंबर 1933 को हुआ था। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद के राजपुर नवादा में हुआ था। उनके पिता का नाम था भगवान सहाय। उस टाइम ज़्यादातर नाम भगवान के नाम पर रखा ही जाता था ताकि भगवान के नक्शे कदम पर चले इंसान, भगवान की तरह हो। तो पुराने समय का सब, फिर भी सब वैसे ही होता था, शैतान जैसा। प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही हुई, जैसा हम लोग का हो रहा है, तुम लोग का हो रहा है अपना यहाँ का इलाका में ही। फिर इलाहाबाद गए, एमए किया, फिर दिल्ली आए। दुष्यंत कुमार एक लोकप्रिय हिंदी गजलकार थे। तो ये लाइन को अंडरलाइन कर दो। क्या है? दुष्यंत कुमार एक लोकप्रिय हिंदी गजलकार थे। क्या थे? गजलकार थे। गजल सुनने में बहुत अच्छा लगता है, उर्दू भाषा में ज़्यादातर इसका शब्द रहता है। दुष्यंत कुमार जी का मूल नाम दुष्यंत कुमार त्यागी था, ये भी अंडरलाइन कर दो। उनका मूल नाम क्या था? ये सबसे क्वेश्चन आ सकता है, दुष्यंत कुमार त्यागी। और 1 मार्क्स का तो क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन फिर भी अंडरलाइन कर लो, आ सकता है, कभी लिखने का मौका आ सकता है एग्जाम में। उन्होंने कंठ विस्पाई, सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का बसंत, काव्य संग्रहों तथा छोटे छोटे सवालों, आंगन में एक वृक्ष, दूसरी जिंदगी उपन्यासों की रचना की। आपातकाल के समय उनका कवि मन क्षुब्ध हुआ था, तब प्रतिक्रिया स्वरूप कवि का काव्य संग्रह साय में धूप प्रकाश में आया। यह एक गजल संग्रह था जिससे कवि को सबसे अधिक ख्याति प्राप्त हुई। तो इनका सबसे प्रसिद्ध कविता कौन सा है, गजल कौन सा है? साय में धूप, उसको भी अंडरलाइन कर दो। दुष्यंत कुमार का सबसे प्रसिद्ध जो है कौन सा है? साय में धूप। ये गजल है जो कि इनको बहुत प्रसिद्धि हुआ, वायरल हो गया था वाला इनका गजल। सबसे लास्ट में ऊपर का तीसरा लाइन में है। अच्छा, ये गजल का धूप, ये कोई एक गजल नहीं है, बहुत सारा गजल उसमें लिखा था। तो एक तरह की किताब है साय में धूप। साय में धूप का मतलब क्या हो पता है? साय में धूप, मान लो बहुत तेज गर्मी लग रहा है और तुम लोग कहाँ गई? किसी पेड़ की छाव में गई, अपना धूप से बचने के लिए, ताकि गर्मी से बच सको। लेकिन तुम पेड़ की छाव में गई, तुमको आराम मिलेगा ये सोचकर, पर जब तुम गई तब तुमको पता चला कि बाहर जो धूप था वो तो धूप था, इस साया में और ज़्यादा धूप लग रहा है। ये जो परछाई पड़ रहा है, ये जो साया में आए हैं, इसमें और ज़्यादा धूप लग रहा है, और ज़्यादा गर्मी लग रहा है इसमें। तो ये होता है साय में धूप। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कहाँ, तो तय था। अब दुष्यंत कुमार कविता कहाँ लिखे थे? देखो, भारत नया नया आज़ाद हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था बताओ? इनका जन्म कब हुआ था? 1933 में इनका जन्म हुआ था। तो ये 1947 में देश आज़ाद हुआ। तो जब ये बड़े हुए 20-25 साल के और ये जब कविता लिखे तो देश आज़ाद हो चुका था।
देश आज़ाद हो चुका था तो उस टाइम जो नेता लोग थे वो बहुत सारे वादे करते थे, ठीक, कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमको वोट दो, हमको जिताओ, हम देश बदल देंगे, हम सबके घर में क्या होगा, किसी को खाने का कमी नहीं होगा, सब अमीर होगा, कोई गरीब नहीं होगा देश में, ठीक। तो ये सब क्या करता था, वादा करता था। लेकिन जब जो असलियत है उन्होंने इस कविता में बताया है। हर समय का सरकार कैसा होता है, उस समय का सरकार कैसा था, अभी का सरकार कैसा है, तो यही बताया गया है, ठीक है। तो तुम नेता बनेगी तुम लोग, तो तुम लोग के लिए ज़रूरी है ये वाला, ठीक। तो हम लोग पढ़ते हैं, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। तुम लोग बोले वाह 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 वाह, ठीक है, रुको अभी नहीं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए, ठीक है। तब इसका मतलब समझते हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, तो कोई एक ऐसा जगह है, मानो व्यंग्य कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, थोड़ा टोन काटना मारने वाला भाषा में बोल रहे हैं कि कहीं तो तय था चिरागा हर घर के लिए। कोई एक जगह है कि मान लो कोई सहेली बोल रही थी कि तुम लोग को पार्टी देंगे, ये 10,000 रुपया मिलेगा, यदि फ़ोन कर देंगे तो पार्टी देंगे, ठीक। तो फिर 10,000 फ़ोन मिल भी गया पैसा, फिर तुम लोग खाना वाना खा, वो फ़ोन भी खरीद ली, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो पार्टी नहीं दी। तुम बोल के रखी थी का मूल्यकारी है तब। तो क्या हुआ, फ़ोन भी खरीद ली, 10 दिन गुजर भी गया, तो नंदिनी क्या बोल रही है, कोई तो बोला था कि पार्टी देगा। तो इस तरीके से बोल रहा है ना कि कोई तो बोला था कि पार्टी देगा, अब वो उधर से भाग जाएगी जब भी बोली थी, ठीक। तो कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कोई एक ऐसा जगह है जहाँ पर क्या बोला गया था, चिरागा हर एक घर में रहेगा। चिरागा माने चिराग होता है, चिराग पता है ना, अलादीन का चिराग सुनिए ना, उसमें से जिन निकलता है। तो चिराग का असलियत में काम क्या है, चिराग का असलियत में काम है, माने उससे दिया जलता है, आग जलता है, दिया जैसा होता है। चिराग में क्या जलता है, आग जलता है, आग माने रोशनी आता है चिराग। तो कोई एक ऐसा जगह था, ध्यान से सुनना, तुमको बना बना के खुद से लिखना है आंसर। तो कोई ऐसा जगह था जहाँ पर कहा गया था कि हर एक घर में क्या आएगी, रोशनी आएगी, हर एक घर में क्या आएगी, खुशियाँ आएगी, ठीक। बार बार रोशनी थोड़ी आएगा, हर एक घर में रोशनी आएगी, खुशियाँ आएगी, सबके घर में पैसा होगा, कोई गरीब नहीं रहेगा। चिराग का मतलब यह है, ठीक। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो ये सब क्या है, चिरागा, मयस्सर, ये सब उर्दू शब्द है। तो मयस्सर मतलब मुकम्मल नहीं हुआ, तुमको मिला नहीं। कहा गया था कि हर एक घर में क्या रहेगा, चिराग रहेगा, हर एक घर में रोशनी रहेगी। क्या कहा गया था नंदिनी, हर एक घर में रोशनी रहेगी। लेकिन दूसरा लाइन में क्या कहा जा रहा है कि कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। हर एक घर में रोशनी का वादा किया था इन्होंने, लेकिन पूरे शहर में भी, पूरे शहर के किसी कोने में भी रोशनी नहीं है। वादा क्या किया था कि हर एक घर में रोशनी रहेगा, और इमेजिन करो कि पूरा शहर में रोशनी नहीं है, पूरे शहर में खुशियाँ नहीं है, पूरे शहर में एक लाइट तक नहीं लगाए लोग। आज़ादी टाइम का बात हो रहा है। अभी का नेता लोग अच्छा हो गया, तुम लोग आ गई है तो आगे और उज्जवल होगा, ठीक। तुम लोग जब नेता बनोगी तो हर जगह क्या होगा, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तुम लोग को 10,000 मिल रहा है, नंदिनी बनेगी PM, 25,000, 10,000, इस सबको फ्री में बांटेगी। क्या बांटोगी तुम, स्कूटी बांटेगी। पहला लाइन का मतलब समझ में आया, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है,
चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। तो क्या कहा जा रहा है, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, कि बाहर धूप है, बाहर क्या है, बहुत धूप है। हम लोग आए थे यहाँ पर किसी छांव के नीचे, क्या पाने, आराम पाने के लिए, धूप से बचने के लिए, ताप से बचने के लिए, ताप माने दुख से बचने के लिए कहाँ आए थे, इस छज्जे के नीचे आए थे कि हम धूप से बचेंगे। लेकिन यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है। साया में भी क्या लग रहा है, धूप लग रहा है, मतलब कि कष्ट अभी भी पहुँच रहा है। नेता लोग क्या वादा किया था कि मुझको वोट दो, हम तुम्हारा गरीबी, तुम्हारा दुख दर्द सब मिटा देंगे। ठीक, राहुल गांधी भी वादा किया था जीत जाएंगे तो सब लड़की लोग के अकाउंट में 1-1 लाख रुपया भेजेंगे। तू पगला गया था, फ़ोन में ऐड भी चला रहा था 1-1 लाख रुपया भेजेगा, तू देश बेचा जाएगा 1-1 लाख रुपया भेजेगा तो। ना वो जितवे नहीं ना किया, जीतता तो देश बर्बाद हो जाता। मैंने जीता, कुछ जगह से जीता, पूरा नहीं जीता, अच्छा हुआ नहीं जीता। ये सब बात कौन करता है, 1-1 लाख खाली बैंडल में जितना लड़की लोग, वो लोग को 1-1 लाख रुपया देगा तो कितना हो जाएगा, समझ रही हो। तुम्हारे स्कूल में खाली 100 गो लड़की पढ़ती हो, तुम्हारे क्लास में 100 गो लड़की पढ़ती है, 100 गो को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, क्या हो जाएगा, सब चीज़ का दाम बढ़ जाएगा। फ़ोन जो भी 10,000 में मिल रहा है वो बिकने लगेगा 1 लाख में। देखो 1 किलो चावल का दाम हो जाएगा 500 रुपये किलो। हाँ, तो अगर वैसे पैसा बांटने लगेगा तो नेता लोग क्या करता है, वादा बहुत करता है लेकिन होता क्या है, ठेंगा। ठीक, तो सबको वोट दिया था उसको क्यों, ताकि धूप से तकलीफ से बच सके। लेकिन उन लोग को वोट देने के बाद लोग जीत गया, उसके बाद क्या किया, कुछ नहीं किया। कुछ किया, यहाँ पर आया था लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर भी धूप लग रहा है इसको, यहाँ पर भी क्या लग रहा है, धूप लग रहा है। धूप मतलब किसका संकेत है, धूप कष्ट का, अभी भी कष्ट है, कष्ट कहीं नहीं गया। ठीक, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। तो ये कवि क्या बोल रहे हैं कि अब यहाँ से चलो, बाहर तो धूप लग ही रहा था, इधर भी धूप लग रहा है, अंदर भी, तो क्या करना, देश छोड़ के चलो, देश में सुख नहीं है। तो बहुत मुश्किल भी था भारत को चलाना, बहुत बड़ा देश था, अभी भी है। न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए। बोलो बोलो, बोलना पड़ेगा इसे और एक बार, न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए। तो क्या बोल रहा है कि भारत के लोग ऐसे हैं कि इनके पास अगर कुछ नहीं है, ठंड का दिन है, कुछ कपड़ा नहीं है इनको ढकने के लिए, ठंड से बचने के लिए, तो लोग पाँव मोड़ के बैठ जाएंगे, जिसको चुक्की मुक्की बोलते हैं ना, चुक्की मुक्की बैठना, पाँव पकड़ के ऐसे के। तो अगर ठंडा लगेगा तो लोग पाँव ऐसे पकड़ के बैठ जाएंगे, पाँव मोड़ कर बैठ जाएंगे। लेकिन ये लोग कितने पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए। तो ये लोग क्या है, कोई आवाज़ नहीं उठाएंगे, बहुत सारा दुख है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, लेकिन फिर भी ये क्या करेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, अपने ही चुपचाप बैठे रहेंगे, दुख दर्द सहेंगे, चुपचाप बैठ के दुख दर्द सहेंगे, लेकिन आवाज़ नहीं उठाएंगे। क्यों नहीं उठाएंगे, आगे हम लोग कभी नहीं बताया, दुष्यंत कुमार नहीं बताया है आगे। खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। खुदा ना सही, खुदा नहीं ना सही, आदमी का ख्वाब सही। खुदा है या नहीं है कुछ पता नहीं है, भगवान है, खुदा है, अल्लाह है, ईश्वर है, कुछ पता नहीं है, गॉड है कि नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन एक ख्वाब है इंसान के मन में कि खुदा है। भगवान क्या है,
है। इनके मन में क्या है, ख्वाब है कि अल्लाह ईश्वर एक दिन सब कुछ ठीक करेगा। आज का दिन खराब जा रहा है तो खुदा पे भरोसा रखो, आने वाली ज़िंदगी अच्छी होगी। अब नेता लोग को और क्या चाहिए? नेता पे भरोसा मत रखो, किस पे भरोसा रखो? खुदा पे भरोसा रखो। ठीक, भगवान पे भरोसा रखो, भगवान एक दिन क्या करेगा, ज़िंदगी ठीक करेगा। तुम आवाज़ मत उठाओ, चुपचाप बैठल रहो, कुछ काम धाम मत करो, भगवान तुम्हारा ज़िंदगी ठीक करेगा। ये कौन सा बात है? ऐसा आदमी लोग कहाँ मिलेगा? खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। एक खाली ख्वाब देखे जा रहे कि एक दिन सब कुछ क्या होगा, क्या होगा, एक दिन क्या होगा, सब कुछ ठीक होगा। इसीलिए कवि कह रहा है, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, भगवान एक दिन सब कुछ ठीक करेगा। उसके बाद वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तो यहाँ पर लोग क्या बोल रहे हैं? जो भारत की गरीब जनता, सहाय जनता है, वो क्या बोल रहे हैं? उन लोग को जाके बोलो कि तुम लोग का हक है, जाके नेता को बोलो कि तुम लोग को घर बना के दे, ये करे वो करे, तुम लोग का हक है। ये बहुत बड़ी धरती है, ठीक, बहुत बड़ी धरती है, तुम लोगों ने जन्म लिया है, तो तुम लोग का हक क्या है कि तुम लोग को भी अच्छा से खाना मिले। ऐसा क्यों है कि कोई आदमी क्या है, कोई आदमी एक दिन में लाखों रुपए खर्च कर रहा है, कर ही रहा है, लाखों या करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, और किसी के पास 100 रुपये नहीं है खर्च करने के लिए। तो सलमान के पॉकेट में 10 रुपया नहीं है खर्च करने के लिए, कोई करोड़ रुपया खर्च कर रहा है, ठीक। तो अरे उसको खरीद के दे दो 10 रुपये का डेयरी मिल्क, परेशान करते रहेगी तुमको। तो सुनो, 5 रुपये का दे देना, हमसे लेना 5 रुपये, उसको दे देना, उसका हाथ से नहीं बोलेगी। देखो देखो, खुदा नहीं न सही, कौन किस लाइन में थे? वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। जो आदमी लोग, भारत का आदमी लोग, वो सोच कर बैठ गया है कि नेता लोग पिघल ही नहीं सकता, उसको बोल के क्या फ़ायदा। और तुम बोल के तो देखो, लेकिन आदमी लोग बोलने ही नहीं जाएगा। बोलने का क्या, पहले उसको जाके बोलो। ये कवि जाके उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, अरे जाओ आवाज़ तो उठाओ, तुम लोग एक साथ जाके आवाज़ उठाओगे तो नेता कुछ तब तो करेगा, तब तो वो कुछ करेगा। तो एक नियम है कि इफ़ यू डोंट आस्क यू डोंट गेट। इस लाइन को लिख लो, इफ़ यू डोंट आस्क यू डोंट गेट। इस लाइन को लिख लो, हाँ, इफ़ यू डोंट आस्क, लिखने बोले यू डोंट गेट। ये लाइन का मतलब क्या है? अगर तुम मांगते नहीं तो तुमको नहीं मिलेगा, तुमको मांगना होगा, तुमको मेहनत भी करना होगा और मांगना भी होगा, तब तुमको कोई चीज़ मिलेगा, ठीक, जो तुम्हारा हक होगा वो मिलेगा। नहीं तो दुनिया तुमको ऐसे ही कुछ भी देने वाला नहीं है, लड़ना होगा, झगड़ना होगा। ऐसा दुष्यंत कुमार बोल रहे हैं, भारत की गरीब जनता को समझा रहे हैं कि जाके क्या समझा रहे हैं, नेता लोग को बोलो हमारा हक है, हम लोग क्यों जिए गरीबी में। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं, अरे दुष्यंत कुमार जगह समझा रही, बोल रहे हैं दुष्यंत कुमार कहा, आप भी मरते बैठिए, हम लोग ऐसा कहा बोल रहे, लोग को जाएगा बोलेंगे, वो लोग सुनेगा, वो लोग तो पत्थर है, वो लोग नहीं पिघलेगा। दुष्यंत कुमार बोल रहे, अरे यार जाके थोड़ा बोल के तो देखिए। तू बोल रहा नहीं नहीं क्या होगा, मरने लगेंगे वो लोग, मारने लगेंगे हम लोग को, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। तो दुष्यंत कुमार, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, दुष्यंत कुमार बोल रहे हैं
कि मैं बस यही चाह रहा हूँ कि वो लोग का आवाज़ में दम आ जाए, वो लोग कुछ बोले, मैं इसीलिए ये गज़ल लिख रहा हूँ। लेकिन भारत का जनता क्या है, नेता लोग को पत्थर मान के बैठ गया है। उसके बाद वाला लाइन, तेरा निज़ाम है सिल दे जुबान शायर की, तेरा निज़ाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। और नेता लोग कैसे हैं, भारत के नेता लोग कैसे हैं, जो ये कविता लिख रहे हैं, जो जनता को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। नेता लोग बोल रहे तुम कविता ही मत लिखो, तुम शायरी ही मत लिखो, तुम्हारा शायर छपेगा ही नहीं। अगर कोई भी नेता के विरुद्ध शायरी कविता कोई भी बोलचाल करेगा, उसका वीडियो, माने अभी तो वीडियो है, उस टाइम कविता विता होता था, इसका कविता किसी भी अखबार में नहीं छपेगा, इसका शायरी नहीं छपेगा, गज़ल नहीं छपेगा। तो तेरा निज़ाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। और ये बोल रहे हैं कि तुम लोग ठीक कर रहे हो। कौन बोल रहे हैं, दुष्यंत कुमार नेता लोग को बोले कि तुम आप लोग ठीक कर रहे हैं, अगर आप लोग मेरे गज़ल को बंद नहीं कराइएगा तो आप देखिएगा कि मेरा एक दिन सभी लोग आपके खिलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। इसलिए बोल रहे हैं तेरा निज़ाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए, कि तुम लोग मेरी जुबान बंद कराओ, ये ज़रूरी है तुम लोग के लिए। अभी एगो आदमी है ध्रुव राठी, जानती है तुम लोग ध्रुव राठी को, जानता है ध्रुव राठी? क्या पता कान स्पेलिंग है ध्रुव राठी। ये सुनो सुनो, तो ये बेचारा को डर ही नहीं है, बार बार मोदी सरकार के बारे में उल्टा पुल्टा बोलते रहता है। ठीक, तो तेरा निज़ाम है सिल दे जुबान शायर की। आज का भी नेता लोग क्या कर रहा है, आज का नेता लोग भी, जो भी टीवी का चैनल, जो भी अखबार चैनल ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के बारे में उल्टा सीधा छापेगा कि ये नहीं किया वो नहीं किया, जो भी उन लोग का गलत बोलेगा उन लोग का अखबार ही नहीं चलता है, उन लोग का टीवी चैनल पे एड ही आना बंद हो जाता है। तो ये सब करता है अखबार चैनल का लोग कि वो लोग उल्टा फुल्टा ना बोले, और जो तारीफ़ करता है वो लोग के ऊपर वो लोग का टीवी चैनल चलता है। अब सबको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अब वो लोग अगर पैसा नहीं कमाएगा, एडवर्टाइज वो लोग को मिलेगा ही नहीं। बुझा रहा है हम क्या बोल रहे हैं, नहीं बुझा रहा है। अब ये आदमी चला रहा है अखबार चैनल, ठीक है, न्यूज़ चैनल चला रहा है ये आदमी, ठीक। अब ये है हम लोग का प्रधानमंत्री XYZ, ठीक, प्रधानमंत्री का नाम मत लो, ये हम लोग का ये अखबार चैनल चला रहा है, ये है प्रधानमंत्री। अगर ये प्रधानमंत्री कुछ गलत काम किया, अगर ये उसको छाप दिया अपना अखबार में, तो अखबार में छाप दिया या फिर टीवी पे बोल दिया, तो टीवी पे ऐड आता है ना, कोई भी सीरियल देखती है तो बीच में ऐड आता है, तो उस सीरियल बनाने का पैसा कौन दे रहा है, जो ऐड चला रहा है बीच में, वही लोग पैसा दे रहा है। तुम लोग सीरियल बनाओ, और ऐड से ही लोग पैसा कमाता है। एक ऐड दिखाने का करोड़ों रुपया लगता है, और उसमें जो एक्टर लोग काम कर रहा है वो लोग को भी देने में करोड़ रुपया लगता है, ठीक। तो अगर ये चैनल वाला कुछ गलत छापेगा ना इसके बारे में, तो बाद में क्या देखा जाता है कि इसको ऐड आना ही बंद हो जाता है, एडवर्टाइज आना बंद हो जाता है। अब एडवर्टाइज बंद हो जाएगा तो इसका पैसा कहाँ से आएगा? बहुत बड़ा स्टूडियो है, कैमरा है और सब काम करता है, तो लोगों को तो पैसा देना होगा ना। इसका तो पूरा न्यूज़ चैनल ही बंद हो जाएगा, तभी क्या करेगा? अब ये मजबूर है कि इसका बारे में अच्छा अच्छा बोले, जो नेता लोग उसका बारे में अच्छा अच्छा बोले, मजबूर है, खराब बोल ही नहीं सकता। यही बात को लेके आज भी रिलेवेंट है, और उस समय भी था कि कोई भी उल्टा सीधा छापेगा उसका नहीं बिकेगा, उसका कविता नहीं छपेगा, गज़ल नहीं छपेगा। यही बोल रहे हैं, तेरा निज़ाम है सिल दे जुबान शायर की, शायर की जुबान क्या कर देगा, सिल देगा, ऐसा नेता है। ये एहतियात
ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए, और अगर ऐसी तुमको देश चलाना है तो हम लोग की ज़ुबान को सील देना ही पड़ेगा तुमको, नहीं तो हम लोग तो चुप बैठने वालों में से नहीं है। दुष्यंत कुमार चुप बैठने वालों में से नहीं है, ठीक। और तुम लोग भी बाद में जाके लिखना कविता, ठीक। और फिर लास्ट वाला जो गज़ल है आप लोग गौर फरमाइएगा। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, भरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। नहीं ना बुझा, अरे बुझाइबे नहीं किया तुक्का। तो ये क्या बोल रहे, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, भरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। लाइन का मतलब थोड़ा समझना होगा। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, कोई भी इंसान जी रहा है तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, भरे तो गैर की गलियों में, भरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। ये लाइन, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, तो कोई भी इंसान जी रहा है अपने घर में, जी रहा है गुलमोहर के तले जी रहा है, भरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। मानो जो पैसा वैसा है, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के लिए। देखो सरकार का सिस्टम क्या है, सरकार क्या करती है, तुम लोग जो काम करती हो, तुम लोग के पास जो पैसा है उससे तुम लोग क्या भरती हो, टैक्स। वो टैक्स का पैसा किसके साथ जाता है, तुम लोग फ़ोन खरीदोगी 10,000 का, उसमें फ़ोन का दाम 7-8 हज़ार रुपया होगा, और जो टैक्स होगा वो 2-3 हज़ार रुपया होगा। सुनो सुनो, तो तुम लोग माने 10,000 का फ़ोन खरीदोगी तो सब फ़ोन का दाम 7-8 हज़ार ही रुपया होता है, 7-8, उसमें से 2-3 हज़ार रुपया कहाँ जाता है, टैक्स में जाता है। तो तुम लोग क्या कर रही, तुम लोग इतना इंतज़ार कि 10,000 रुपया आएगा, या फिर तुम लोग मान लो तुम लोग इंतज़ार नहीं की, मेहनत से कमाई और वो पैसा कहाँ गया, उसमें से अधिकतर टैक्स में चला गया पैसा। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, तो तुम लोग जी रहे हो, सुनो इधर ध्यान से, जिए तो तुम लोग अपने बगीचे के गुलमोहर के तले, तुम लोग के पास जितना था तुम लोग उसी में जिए। दुष्यंत कुमार क्या बोल रहे हैं, तुम लोग के पास जितना रुपया पैसा था, तुम लोग का घर आंगन में जितना रुपया था, अपना फूल का गाछ का नीचे, ये तो गुलमोहर माने फूल होता है, तो तुम लोग के पास जितना रुपया था उसी में ही अपना गुजारा कर लिए। लेकिन तुम लोग काम धाम कर रहे हो, तुम लोग क्या कर रहे हो तुम लोग को पता है, तुम लोग दूसरों के बगीचे में फूल को भर रहे हो। दूसरे तुम्हारे घर में, तुम्हारे आसपास जितना फूल था तुम लोग उसी में जी रहे हो, लेकिन तुम लोग जो काम कर रहे हो उससे क्या जा रहा है, दूसरों के घर में फूल जा रहा है। मतलब कि किसके घर में जा रहा है, फूल का मतलब फूल मत समझना, फूल का मतलब क्या है, पैसा, ठीक। फूल का मतलब पैसा। तुम लोग के पास, दुष्यंत कुमार उस समय के लोगों को कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जितना पैसा था तुमने उतने में तो गुजारा कर लिया, लेकिन तुम क्या कर रहे हो पता है, तुम लोग जितना में गुजारा कर लिए, और जो पैसा तुम एक्स्ट्रा कमा रहे हो वो दूसरा घर में पैसा को बढ़ा रहा है। जो नेता लोग हैं उन लोगों के पास लाखों करोड़ रुपया है, सब नेता लोग, फिर ऑफिसर लोग, बहुत पैसा उन लोगों के पास आते रहता है, अलग से कमाई। तो वही बोल रहे हैं, इसी बात को लेकर बोल रहे हैं, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, कि तुम लोग तो अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे काट लिए, भरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। और जो तुम कमाए पैसा वो किसके लिए कमाए, दूसरों के लिए कमाए। जो कंपनी में होता है, कंपनी में अगर काम करने जाओगे प्राइवेट, तो उसमें भी यही होता है कि जो मालिक होता है ज़्यादातर हिस्सा किसको मिलता है, कमाई का मालिक को मिलता है। लेकिन मालिक क्या काम कर रहा है, सारा काम तो जो एम्प्लॉय है वो सब कर रहा है ना। कोई भी फैक्ट्री के बारे में सोच लो, कोई फैक्ट्री में काम कौन कर रहा है, वहाँ का वर्कर लोग, जो लेबर लोग वो लोग काम कर रहा है। मुनाफा कौन कमा रहा है,
मालिक कमा रहा है लाखों रुपया, ये लोग को कितना मिल रहा है? 200 300 400 इतना मिल रहा है। तो ये इसीलिए बोल रहे हैं कवि, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, जितना रुपया था तुमने उसी में गुजारा किया, भरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए दूसरा के, और तुमने क्या किया? दूसरों की गलियों में फूल को भरा है। ठीक, तो यही था कविता। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। आँख खुला तुम लोग का, तो बताओ अच्छा कविता था? ध्यान ही नहीं था यहाँ पे, तो कहाँ से समझ में आएगा? देखो और एक बार समझाते हैं कि इसमें क्या क्या बताए हैं। ठीक, तो शॉर्ट में बताते हैं कि नेता लोग जो था वो लोग क्या क्या वादा किया कि भा हमको वोट दो, हम जीतेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। नेता लोग हो, राजा लोग हो, राजा तो इसी होता था, वो क्या बोला कि देश में गरीबी नहीं रहेगी, सभी का दुख दर्द मिट जाएगा। लेकिन जब वो जीत गया तो कुछ नहीं हुआ। ठीक, इसलिए क्या कहें, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिरागा मैसर नहीं शहर के लिए। तो नेता लोग बोला था कि हर घर में रोशनी होगी, खुशियाँ होगी। रोशनी किसका संकेत है? खुशियों का। लेकिन पूरा शहर में ही खुशी दिखाई नहीं देती। घर का तो छोड़ो, पूरा शहर में ही खुशी दिखाई नहीं देती। ठीक, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। यहाँ पर नेता लोग बना और ये लोग भी हम लोग का शोषण ही कर रहा है। अब यहाँ से जाने का टाइम है, यहाँ से निकलो, इस देश में अब और नहीं रहना है। फिर यहाँ के लोगों के बारे में कहा गया है कि यहाँ के लोगों के पास पैसा नहीं है, और तो लोग नेता लोग कुछ बोलेंगे भी नहीं, कुछ नहीं है तो ये लोग अपने पाँव को मोड़ कर कुछ जो थोड़ा बहुत खा के, पूरा दिन में एक टाइम खा के रह लेंगे, लेकिन आवाज़ नहीं उठाएंगे। कौन जाएगा आवाज़ उठाने? नहीं जाएंगे। ऐसा है यहाँ का आदमी लोग। शायर लोग आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा है तो वो लोग का मुंह सिल दिया जा रहा है, वो लोग को पूरा हटाने का कोशिश किया जा रहा है। शायर लोग बोल रहा है कि तुम लोग भी आवाज़ उठाओ, तो ये लोग बोल रहा है कि वो तो पत्थर है, पिघलेंगे ही नहीं। वो लोग का दिमाग में भी क्या भर गया है कि वही भर गया है कि ये तो पत्थर है, नेता लोग तो पत्थर है, ये लोग नहीं बदलने वाले, बोल के क्या फ़ायदा है, नहीं बोलेंगे। वो लोग आवाज़ भी नहीं उठाना चाह रहा है। वो लोग पहले से समझ गया है कि बोलने का कुछ फ़ायदा है नहीं, सुनेगा है ही नहीं। अंग्रेज़ लोग का सरकार भी यही था। अभी का सरकार वो उस समय से तो कम ही है, लेकिन है थोड़ा बहुत। तो जब तक सरकारी व्यवस्था है तब तक ये तो रहेगा ही। और तुम लोग जो जी रहे हो, दूसरों का फ़ायदा ज़्यादा हो जा रहा है, तुम लोग का फ़ायदा कम हो रहा है हम लोग के जीने से। ठीक, तो बस यही था, कहाँ तो तय था। पीडीएफ है, पीडीएफ में सारा भेजा हुआ है। पीडीएफ को क्या करना है? कॉपी में लिख लेना है, पूरा पीडीएफ लिखना है। इससे क्या होगा? पीडीएफ बहुत बड़ा बड़ा भी है, हाँ बहुत बड़ा बड़ा है। फ़ोन का यूज़ कम से कम करना। फ़ोन से पढ़ने जाओगी कि तुम सोचोगी हम फ़ोन से तो पढ़ ले रहे हैं, काहे लग पीडीएफ में लिखने, कॉपी में लिखने जाए। तो फ़ोन से पढ़ने जाओगी तो क्या होगा? आ जाएगा, फ़ोन आ जाएगा इसका, उधर से फ़ोन आ जाएगा, फिर लग जाएगा 1 घंटा। फिर 1 घंटा के बाद फिर वहाँ से कुछ इंस्टाग्राम खोल लेगा, मैंने 1 घंटा उधर बर्बाद, फिर इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब, फिर फेसबुक, करते करते 3-4 घंटा बर्बाद। तो जितना हो सके फ़ोन का यूज़ क्या करना है? कम करना है। कॉपी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। कॉपी में लिखो, लिखने का ज़्यादा प्रैक्टिस करो, लिखना ही है इस बार। और सोचो कि क्या दुष्यंत कुमार सही कर रहा है, क्या इसने सारा बात सही बोला, क्या बात सही बोला, क्या बात गलत बोला। इस सब के बारे में भी क्या करो, बैठ के सोचो। 5 मिनट 10 मिनट जितना समय हो सके तुम लोग सोचो। सोचने से क्या होगा? अच्छा होगा, तुम लोग का दिमाग विकसित होगा। सोचो तुम लोग भी। ठीक, ये हो गया दुष्यंत कुमार स्टेशन का कहानी ख़त्म। तो इस स्टेशन अच्छा लगा, इस जगह समझ में आया? ठीक है, अब आगे ट्रेन में बैठ जाओ, हम लोग निकलते हैं दूसरा सफ़र पे, अगले स्टेशन की ओर।